वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम क्लास 11th के प्रोज की चर्चा करेंगे और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखित है, इस पर्टिकुलर पाठ का हम अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा, पोर्ट्रेट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो चित्र होता है। अर्थात इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एक ऐसे चित्र की चर्चा करेंगे जो किसी महिला का है, और ये महिला कौन है और इसका इस पर्टिकुलर राइटर जो कि खुशवंत सिंह हैं, इनसे क्या संबंध है, ये भी हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हमें चैप्टर के बारे में थोड़ी जान लेनी चाहिए। इसके बाद हम लाइन बाय लाइन इस पूरे चैप्टर के टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट इंट्रोडक्शन। द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये जो कहानी है ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखित है। द राइटर प्रेजेंट्स अ पेन पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। ये जो राइटर है अर्थात जो लेखक महोदय हैं खुशवंत सिंह, ये एक पेन पिक्चर अपने ग्रैंड मदर अर्थात अपनी दादी का एक मार्मिक चित्र प्रस्तुत करते हैं। विद हुम ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, जिनके साथ उन्होंने अपना पूरा बचपन गुजारा था। द रिलेशनशिप अंडरवेंट सेवरल चेंजेस एज टाइम पास्ड अवे। और जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, उनका रिलेशनशिप, उनका जो संबंध है, उनमें भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। दीज चेंजेज वर ओनली बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस। और ये जो चेंजेज, ये जो परिवर्तन थे, ये केवल सर्कमस्टांसेस की वजह थे, केवल परिस्थितियों की वजह से थी। बट द लव ऑफ द ग्रैंड मदर फॉर हर ग्रैंडसन रिमेन्ड अनचेंज्ड टिल हर डेथ। लेकिन जो दादी माँ का प्रेम था, जो स्नेह था फॉर हर ग्रैंडसन, अपने पोते के लिए, वो जीवन पर्यंत अर्थात मृत्यु तक अनचेंज्ड रहा, अपरिवर्तनशील रहा। द लेसन टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन। ये जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का हम अध्ययन अभी करेंगे, इस चैप्टर में जो राइटर महोदय हैं, जो लेखक महोदय हैं, वो ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, और ग्रैंड चिल्ड्रेन, जो नाती पोते होते हैं, उनके बीच के संबंधों का वर्णन करता है। द एम ऑफ द लेसन इज टू डेवलप लव एंड रेस्पेक्ट इन यंग चिल्ड्रेन फॉर ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स। इस पूरे चैप्टर, इस पूरे लेसन का जो एम है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि जो यंग चिल्ड्रेन होते हैं, जो नवयुवक होते हैं, जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उनके दिलों में उनके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, उनके जो बूढ़े हो चुके हैं दादी दादा या नानी नाना, उनके बीच के जो संबंध हैं, उनके लिए जो लव, उनके लिए जो रेस्पेक्ट अर्थात जो प्रेम और जो सम्मान होना चाहिए, उसको विकसित करना है, इस पर्टिकुलर चैप्टर का मेन उद्देश्य है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्स्ट। अब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप चाहते हैं कि ये लेसन आप वेरी केयरफुली रीड कर पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ, तो आपको अपनी बुक भी ओपन कर लेनी चाहिए और साथ ही साथ अपना आप नोटबुक भी ओपन कर लें। जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो आप इसे राइट डाउन भी करते जाएं और एक ही बार में आप इस पूरे चैप्टर को वेरी केयरफुली समझ सकते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो। नाउ लेट्स रीड अबाउट द टेक्स्ट। अब हम इस पर्टिकुलर लेसन के टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। अर्थात यहाँ पे जो राइटर महोदय हैं वो ये बताना चाहते हैं, माई ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे अपोजिशन का भी यूज किया गया है। अपोजिशन का तात्पर्य होता है
किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर नाउन के मीनिंग को क्लियरिफाई करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए जब कभी भी किसी वर्ड और वर्ड फ्रेज का इस्तेमाल होता है तो उसे अपोजिशन कहा जाता है। और अपोजिशन को जब कभी भी आपको पहचानना हो तो सिर्फ एक बात आप याद रखें, अपोजिशन के बिफोर एंड अपोजिशन के लास्ट दोनों ही जगहों पे आपको कामा का इस्तेमाल मिलेगा। आप यहाँ ध्यान दें, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, इसके पहले भी कॉमा है और इसके बाद में भी कॉमा है, अर्थात यहाँ पे अपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। ये अपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं और या ऐसे वाक्यांश होते हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर नाउन के मीनिंग को क्लियरिफाई करते हैं। नाउ इस पर्टिकुलर सेंटेंस का यदि हम मीनिंग जानना चाहें तो इसमें सिर्फ इतना आपसे राइटर महोदय बताने का प्रयास करते हैं कि मेरी जो दादी माँ है वो बाकी दादी माओं की तरह ही एक बूढ़ी महिला है, एक बूढ़ी औरत है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स। वो शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी हो चुकी हैं और ये बूढ़ी हो चुकी हैं और लगभग ये राइटर ये भी बताने का प्रयास करता है कि इन्होंने 20 ईयर्स अर्थात 20 वर्षों से वो अपनी दादी माँ को जान रहा है और उसी परिस्थिति में अपनी दादी माँ को देख रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट थिंग ये यहाँ पे अपीयरेंस उस दादी माँ की है कि जो है वो बूढ़ी भी हो गई हैं, साथ ही साथ रिंकल्ड हो गई हैं, अर्थात झुर्रियाँ पड़ गई हैं उनके चेहरे पे, उनके शरीर पे झुर्रियाँ भी हैं। और इस स्थिति में जो राइटर महोदय है वो लगभग 20 वर्षों से देखता आ रहा है। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। यहाँ पे राइटर महोदय ये कहता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि जो मेरी दादी माँ हैं वो कभी यंग हुआ करती थी, कभी सुंदर हुआ करती थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके हस्बैंड भी थे, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन राइटर महोदय ये कहता है कि ऐसा बिलीव करना, ऐसा विश्वास करना मुश्किल आभास होता है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेंटल पीस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अंगीठी होता है। यहाँ पे ये जो राइटर है ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मेरे ग्रैंड फादर्स की जो पोर्ट्रेट है अर्थात मेरे दादा की जो चित्र है, जो तस्वीर है, वो मेंटल पीस के ऊपर अर्थात अंगीठी के ऊपर टंगी हुई है इन द ड्राइंग रूम अर्थात बैठके में, जहाँ पे लोग बैठक करते हैं। उस बैठक रूम में अंगीठी के ठीक ऊपर हमारी दादी का जो दादा का जो तस्वीर है वो लटका हुआ है। ही ओवर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथेज। साथ ही साथ मेरे दादाजी जो हैं वो एक बिग टर्बन अर्थात एक बड़ी सी पगड़ी बांधे हुए हैं, पहने हुए हैं, एंड लूज फिटिंग क्लॉथेज, और उनके जो कपड़े हैं वो ढीले ढाले हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनके जो लंबे और सफ़ेद बियर्ड जो दाढ़ी हैं, कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, वो उनके चेस्ट के सीने के ज़्यादातर हिस्सों को कवर्ड किए हुए हैं, अर्थात जो दादा हैं उनकी जो दाढ़ी है वो सफ़ेद है और इतनी लंबी है कि उनके सीने का लगभग हिस्सा ढका हुआ है। एंड लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और साथ ही साथ देखने में ऐसा लगता है कि ये कम से कम 100 वर्ष के रहे हैं या होंगे। ही डिडंट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रेन। ही डिडंट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, और ये इस तरह के पर्सन, इस तरह के व्यक्ति नहीं लगते हैं जिनके वाइफ और चिल्ड्रेन होंगे, अर्थात देखने में दादा को ये लगता ही नहीं है कि इनकी वाइफ भी रही होगी और इनके बच्चे भी रहे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉस्ट ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, और उनको देखने से केवल ऐसा लगता है कि इनके केवल ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे, यानी बहुत ज़्यादा अधिकांश इनके केवल पोते पोती रहे होंगे, इनके बच्चे और इनकी वाइफ नहीं रही होगी, ऐसा यहाँ पे राइटर को आभास होता है उस पर्टिकुलर दादा के चित्र को देखकर। एज फॉर ग्रैंड मदर, और जहाँ तक मेरी दादी माँ की बात है, बीइंग यंग एंड प्रेटी, यानी जहाँ तक मेरी दादी के यंग और प्रेटी होने का प्रश्न है, यानी जवान और सुंदर होने का प्रश्न है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ये जो थॉट है, ये जो विचार है, ये रिवॉल्टिंग है, अर्थात अपने आप में मेरे अंदर, मेरे माइंड में एक विद्रोह उत्पन्न करने वाली थॉट है। ऐसा सोचना मुझे बड़ा ही बुरा लगता है कि मेरी दादी कभी युवा और कभी सुंदर भी थी। नेक्स्ट
सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो अक्सर हमें गेम्स के बारे में, खेल के बारे में बताया करती थी। शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो वो बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, जिसे आभास, दैट सिम्ड यानी कि जो गेम, जिस खेल के बारे में वो हमें बताती हैं, ये सारे उनके जो खेल थे वो अब्सर्ड लगते थे। अब्सर्ड का मतलब बहुत ही बेतुका, बहुत ही विचित्र, एंड अनडिग्निफाइड, और ये ऐसे थे जो अनडिग्निफाइड थे, अर्थात अशोभनीय लगते थे, ऐसा राइटर महोदय बताने का प्रयास करते हैं। अर्थात ये जो पर्टिकुलर गेम, जिस गेम के बारे में दादी माँ राइटर को बताया करती थी, वो गेम, वो खेल लेखक महोदय के हिसाब से बहुत ही, बिल्कुल ही बुरा और बहुत ही अनडिग्निफाइड अर्थात अशोभनीय गेम हुआ करता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस, और ये जो गेम था उन्हें ये ऐसा मानते थे जैसे धर्म गुरुओं के द्वारा किसी धर्म की दंत कथाएं सुनाई जाती हों। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो प्रोफेट्स वर्ड जो आपको दिख रहा है, इसका शाब्दिक अर्थ धर्म गुरु होता है, और ये जो फेबल्स यहाँ आपको दिख रहा है, इसका शाब्दिक अर्थ दंत कथाएं होती हैं। अर्थात ये जिस गेम के बारे में दादी माँ राइटर महोदय से, लेखक महोदय से बात किया करती थी, उन्हें ये ठीक वैसे ही मानते थे जैसे धर्म गुरुओं के बारे में दंत कथाएं सुनाती थीं। यानी जैसे धर्म गुरुओं के बारे में लोग कथाएं सुनाया करते हैं, वैसे ही गेम के बारे में उनकी जो चर्चाएं होती थी, उनको राइटर महोदय माना करते थे। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फ्लैट एंड स्लाइटली बेंट। यहाँ पे जो लेखक महोदय है वो अपनी दादी के अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं, और वो कहते हैं कि शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वे सदैव से, शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है छोटे कद वाले, फैट का मतलब मोटा होता है, और स्लाइटली बेंट का मतलब थोड़ी सी झुकी हुई। अर्थात जो दादी थी वो सदैव से ही छोटे कद वाली थी, मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रीस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। अर्थात उनके जो फेस हैं, उनका जो चेहरा था, उनके चेहरे पर जो झुर्रियाँ थीं, रिंकल्स का मतलब झुर्रियाँ होता है, जो झुर्रियाँ थीं वो क्रिस क्रॉस थीं, अर्थात एक झुर्री दूसरे झुर्री को काटती हुई आभास होती थी। अर्थात उनके चेहरे पे चारों ओर जहाँ भी आप देखते वहाँ पे झुर्रियाँ दिखाई देती थीं, और वो झुर्रियाँ ऐसे इस तरीके से उलझी हुई थीं जैसे लगती थीं कि एक दूसरे को काट रही हों। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। यहाँ पे पर्टिकुलर इस सेंटेंस में जो लेखक महोदय हैं वो कहते हैं नो अर्थात नहीं, वी वर सर्टेन हमें ये विश्वास है, हमें ये निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, वो हमेशा से वैसे ही रही होंगी जैसे कि हमें आभास होता है, जैसा कि आज हम उन्हें देख पा रहे हैं। अर्थात यहाँ पे लेखक महोदय ये विश्वास ही नहीं कर पा रहा है कि इनकी दादी कभी यंग और प्रेटी थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुडंट हैव ग्रोन ओल्डर। अर्थात यहाँ पे राइटर महोदय ये बताना चाहते हैं कि वो इतनी टेरिबली मतलब अत्यधिक, वो इतनी अत्यधिक, वो इतना ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी कि वो उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और उस एज में राइटर कह रहा है, लेखक आपसे ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जिस एज में हम अभी दादी माँ को देख रहे हैं, इस एज में दादी माँ लगभग 20 वर्षों से हैं, अर्थात 20 वर्षों से उनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर रही ही नहीं है, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल हैं, अर्थात वो हमेशा सुंदर हैं। वे कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, लेकिन वह हमेशा से सुंदर थीं। ये पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पे लेखक महोदय के द्वारा बताया गया। यहाँ पे ऑक्सीमोरन टाइप का सेंस है, अर्थात विरोधाभास है। एक तरफ तो राइटर ये कह रहा है कि वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती थी, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि वो हमेशा से सुंदर थीं। शी नोबल्ड अबाउट द हाउसेस इन spotless white with one hand resting on
her waist to balance her stoop and the other telling the beats on her rosary। आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे जो राइटर महोदय है वो कहने का प्रयास कर रहा है कि शी होबल्ड, सी अर्थात वह होबल्ड किया करती थी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, होबल्ड का मतलब होता है चलना, तो वो हमेशा होबल्ड करती थी अबाउट द हाउस, अर्थात वह घर में ही चारों ओर चलती फिरती रहती थी। इन स्पॉटलेस का मतलब जिनमें कोई दाग ना हो, कोई धब्बा ना हो, ऐसे वाइट, यानी कि उनका जो पोशाक था वो सफ़ेद रंग का पोशाक था। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर रेस्ट, उनका जो एक हाथ था उनके रेस्ट पे हुआ करता था, यानी उनके कमर पे होता था। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने स्टूप को बैलेंस करने के लिए, अर्थात अपने झुकाव को संतुलित बनाए रखने के लिए वो अपना एक हाथ कमर पर रख के चला करती थी। एंड द अदर, और जो दूसरा हाथ था उनका, टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। रोजरी एक प्रकार का माला होता है, जैसे आप इसे जानते होंगे, रुद्राक्ष वगैरह के माला जो बड़े बड़े धर्मगुरु या किसी पंडित या मौलवी के हाथों में आप देखे होंगे, वो उनको काउंट करते हैं और अपना जप करते रहते हैं, तो उसे रोजरी कहते हैं। तो रोजरी में जो बीट्स होते थे, यानी जो मालाएं होती थी, उन मालाओं की मोतियों को ये दूसरे हाथ में फेरा करती थी, अर्थात वो ईश्वर का जप करती रहती थी, मंत्र उच्चारित करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, अर्थात उनके जो बाल थे वो सिल्वर अर्थात सफ़ेद हो चुके थे। वर स्कैटर्ड, वो स्कैटर्ड भी थे, बिखरे हुए थे। अनटाइडली ओवर हर पल, अर्थात अनटाइडली का मतलब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ अनटाइडली का जो मतलब है आपके लिए वो है जो उनके चेहरे थे, उनके चेहरों के ठीक ऊपर, अभी अभी आपने देखा, इससे पहले राइटर महोदय ने, लेखक महोदय ने आपने बताया कि उनका जो चेहरा था उन पे रिंकल्स थे, उन रिंकल्स के ऊपर उनके बाल जो थे वो स्कैटर्ड हो गए थे, अर्थात वो बिखरे हुए थे, उनके बाल इधर उधर थे। यानी जब व्यक्ति अपने बालों को न संवार पाए तो वो किसी भी दिशा में बाल बिखर जाया करते हैं, उस तरीके से उनके चिंतित चेहरों के ऊपर उनके बाल चारों तरफ फैले हुए थे। पकर्ड फेस, और उनका जो फेस था, उनका जो चेहरा था वो भी पकड़ हो चुका था। पकड़ का यहाँ पे आप ये समझ लें कि जिस तरीके से बेतरतीब, अर्थात कोई भी चीज़ कहीं भी पड़ी हुई होती है, उसी तरीके से उनका जो चेहरा था वो भी बेतरतीब दिखता था उन बालों की वजह से। एंड हर लिप्स, और उनके जो लिप्स थे, कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल पेयर, वो लगातार चलते रहते थे। और इनऑडिबल पेयर अर्थात ऐसी प्रेयर, ऐसी प्रार्थना में वो मूव करती थी अपनी होठों को कि आपको सुनाई नहीं देता, सिर्फ वो सुन सकती थी। एज शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो विंटर लैंडस्केप की तरह थी, अर्थात जो विंटर का मतलब होता है शीतकाल, वे शीतकाल में, लैंडस्केप का तात्पर्य मेरे प्रिय विद्यार्थियों होता है पहाड़ी भूदृश्य। जिस तरह से विंटर काल में पहाड़ी भूदृश्य होते हैं, उसी तरीके से वो उनका चेहरा दिखाई देता था। इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, अर्थात यहाँ पे जो राइटर महोदय है वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि वह शांति और संतोष का, पीस का मतलब होता है शांति, कंटेनमेंट का मतलब होता है संतोष, तो जो दादी थी वो शांति और संतोष का एक प्रतीक थी, एक प्रतिदर्श थी, ये बताने का प्रयास किया गया है राइटर महोदय के द्वारा। नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो राइटर महोदय है वो अपने दादी के साथ संबंध को बताने का प्रयास करता है। वो ये कहता है कि जो मेरी दादी माँ थी वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, अर्थात मेरी दादी माँ और हम दोनों अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर
when they went to live in city and we were constantly together। हमारे जो पेरेंट्स थे यानी मेरे जो माता पिता थे, उन्होंने हमें तब दादी माँ के साथ छोड़ दिया था जब वो सिटी को जा रहे थे, और तब से कॉन्स्टेंटली टुगेदर अर्थात तब से हम लगातार साथ में थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, जो दादी थी वो हमेशा हमें सुबह जगा दिया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और फिर हमें वो स्कूल के लिए तैयार कराती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो सुबह की प्रार्थना को भी कहा करती थी। इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो एक मोनोटोनस का तात्पर्य है नीरस, एक ऐसे गाने, एक ऐसे स्वर में वो हमें सुनाया करती थी। वाइल सी बाथ्ड, जब वो हमें नहवाया करती थी। एंड ड्रेस्ड मी in the hope that I would listen and get to know it by heart, और जब कभी भी वो मुझे नहलाती थी, मुझे कपड़े पहनाती थी, तो इस उम्मीद से वो प्रेयर गुनगुनाया करती थी ताकि उसे मैं सुनूं और सुन करके मैं उसे याद कर सकूं, कंठस्थ कर सकूं। आई लिसन्ड, यहाँ पे राइटर महोदय कह रहे हैं आई लिसन्ड, मैं सुनता था। आई लिसन्ड, आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनके वॉइस को, मैं उनके आवाज़ को पसंद करता था। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी उस प्रेयर को, उस मंत्र को याद करने का हमने फजीहत नहीं उठाया, परेशानी नहीं उठाया। ये राइटर महोदय यहाँ पे कहने का प्रयास करता है। अर्थात उनका जो स्वर था वो राइटर को अच्छा तो लगता था, लेकिन उस पर्टिकुलर मंत्र को, उस जाप को राइटर याद करने की कभी चिंता नहीं किया। ये यहाँ पे कहने का वो प्रयास कर रहा है। देन शी वुड फेच माई वुडन स्टेल, और तब वो हमारे वुडन स्लेट को यानी लकड़ी की बनी हुई तख्ती को, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, जो आपको याद होगा जब कोई स्टूडेंट स्टार्टिंग में पढ़ने जाया करते हैं तो उन्हें स्लेट दी जाती है। तो ये चूंकि जो राइटर है ये बचपन की बात हो रही है, तो ये बता रहा है कि फिर जैसे ही वो हमें नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, इसके बाद हमारे लिए वो एक लकड़ी की तख्ती लाती थी, स्लेट लाती थी, विच हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो उसको पहले ही वॉश कर चुकी होती हैं, और साथ ही साथ उसे येलो चाक से प्लास्टर्ड कर दिया करती थी। अर्थात जिस तरह से आप ब्लैक बोर्ड पे कोई कलर चढ़ाते हैं ताकि वाइट चॉक से जब लिखी जाए तो दिखनी चाहिए, उसी तरीके से दादी माँ येलो चाक से उसको प्लास्टर कर दिया करती हैं। और टीनी अर्थेन इंक पॉट एंड रेड पेन, और क्या देती थी साथ में, एक टीनी का मतलब होता है छोटा सा, छोटी सी, एक अर्थेन इंक पॉट का मतलब होता है मिट्टी की दवात, तो मिट्टी की दवात एक देती थी, एंड रेड पेन, और एक लाल पेन भी दिया करती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, फिर उन सबको एक जगह करके वो एक बंडल बना दिया करती थी, बांध दिया करती थी। एंड हैंड इट टू मी, और फिर मुझे वो दे दिया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट अर्थात सुबह का नाश्ता जब ये करता था तो ये बता रहा है कि उसे एक थिक यानी एक मोटी सी स्टेल यानी रात की बची हुई बासी जिसे आप कहते हैं चपाती, रोटी देती थी, विद अ लिटिल बटर, उसमें थोड़ी सी बटर, उसमें थोड़ी सी घी, मक्खन भी लगा दिया करती थी, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर से चीनी भी बिखेर दिया करती थी उस रोटी के ऊपर। वी वेंट टू स्कूल, और फिर ये दोनों साथ साथ स्कूल जाया करते थे, दादी माँ और ये जो आपका लेखक महोदय है। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, दादी माँ साथ में और भी बहुत सारे रात के बचे हुई रोटियों को ले लेती थीं, विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के जो डॉग्स हुआ करते थे यानी गांव में जो कुत्ते हुआ करते थे उन कुत्तों को खिलाने के लिए रोटी को इस्तेमाल करती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल। यहाँ पे लेखक महोदय ये बता रहा है कि मेरी जो दादी माँ थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था, अर्थात जहाँ पे विद्यालय था वहीं पे एक मंदिर भी था। द प्राइड्स टॉट अस द अल्फ़ाबेट, जो प्राइड्स होते थे,
जो वहाँ के पुजारी होते थे वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाया करते थे, वर्णमाला सिखाया करते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना भी सिखाया करते थे, पढ़ाया करते थे, बताया करते थे। वाइल द चिल्ड्रेन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द बरामदा, और जो चिल्ड्रेन होते थे, जो बच्चे होते थे, वो बरामदे के दोनों साइड्स में, जैसे आप कोई पंक्ति में जिस तरह से आप विद्यालय में खड़े होते हैं, उसी तरीके से बरामदे में ये लोग खड़े हो जाते थे। ये लोग वहीं पे जा कर के बैठ जाते थे दोनों साइड में। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट आर द प्रेयर इन अ कोरस, और एक साथ ये जो है कोरस में, लय में अल्फ़ाबेट और प्रेयर को गाया करते थे, दोहराया करते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, जो दादी माँ थी वो अंदर बैठा करती थी और वो स्क्रिप्चर्स को रीड करती थी, अर्थात धर्म ग्रंथों को रीड करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों, अर्थात दादी माँ और हम दोनों, जब हम लोग ऐसा, हमारा पढ़ने का काम हो जाता था और दादी माँ के धर्म ग्रंथ पढ़ने का समय ऑफ जब हो जाता था, तो कह रहा वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम लोग साथ साथ वापस चले आया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, और इस समय जब हम वापस लौटते थे तो गांव के कुत्ते हमसे मिला करते थे। एंड एट द टेम्पल डोर, अर्थात जब हम मंदिर के दरवाजे से बाहर निकलते थे तो वहाँ कुत्तों का एक जमावाड़ा हमसे मिला करता था। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारे घर तक फॉलो करते थे हमें। ग्रोलिंग यानी भौंकते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और जो कुत्ते होते थे वो एक दूसरे से फाइटिंग भी करते रहते थे, झगड़ते रहते थे। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जिन चपातीज को, जिन रोटियों को हम कुत्तों के लिए फेंका करते थे, उन रोटियों के लिए ये आपस में लड़ा करते थे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आई होप कि ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है ये रिपीट हो चुका है, इसलिए इस टेक्स्ट को हम स्किप करते हैं और आगे नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन माई पेरेंट्स, मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये पैराग्राफ रिपीट हो गया था इसलिए हमने उसे छोड़ा और नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम बढ़ चुके हैं। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड, जब मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता कंफर्टेबली मतलब बड़े ही आराम से सेटल्ड हो गए इन द सिटी, दे सेंट फॉर अस, तो ये उन्होंने जो है हमें भी वहाँ बुला लिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये एक टर्निंग पॉइंट था, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, एक बहुत बड़ा ऐसा पॉइंट था जहाँ से हमारी लाइफ में एक मोड़ आने वाली थी। अर्थात टर्निंग पॉइंट एक ऐसा मोड़ था हमारे फ्रेंडशिप में, मित्रता में, जिसे हम भुला नहीं पा रहे थे। आल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, अर्थात जो दादी माँ और जो हम होते थे, ये जो लेखक महोदय वो कहने का प्रयास कर रहा है कि मेरी दादी माँ और हम एक ही रूम में रहा करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल, जो मेरी दादी माँ थी वो स्कूल नहीं आएगी विद मी, अर्थात जब ये वहाँ से चला जाएगा तो इसकी दादी माँ इसके साथ विद्यालय नहीं जाया करेगी, जैसा कि अभी बचपन में हुआ करता था। दादी माँ और ये जो लेखक है दोनों एक साथ विद्यालय जाया करते थे। दादी माँ मंदिर में जाकर के धर्म ग्रंथों को पढ़ती थी और ये जो राइटर महोदय हैं, ये जो लेखक महोदय हैं, ये अपनी पढ़ाई किया करते थे। बट जैसे ही ये सिटी को चले जाएंगे, शहर को चले जाएंगे अपने पेरेंट्स के पास, ऐसा नहीं होगा, इनका ये कहना है। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, ये कह रहा है कि अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में मोटर बस के द्वारा विद्यालय जाया करूँगा। देयर वाज नो डॉग्स, वहाँ कुत्ते नहीं होंगे। इन द स्ट्रीट्स, गलियों में। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और ये जो दादी माँ है, ये दादी माँ ये क्या करेंगी, ये स्पैरोज को, ये चिड़ियों को अपने कोर्ट यार्ड में, आंगन में, यानी जहाँ पे ये सिटी हाउस, जहाँ पे इसके माता पिता रहते हैं, वहाँ जब ये दादी माँ और जब ये राइटर दोनों ही वहाँ जाएंगे। ध्यान रखें आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंटेंस को यदि आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे सेंट फॉर अस, अर्थात जो इसके माता पिता हैं लेखक के, उन्होंने इन दोनों को अपने यहाँ बुला लिया है और अब वहाँ पे इनका लाइफ पूरी तरह से बदल चुका है,
चूँकि ये जो राइटर महोदय है ये अब इंग्लिश स्कूल में पढ़ा करेगा, मोटर बस के द्वारा जाया करेगा, इसके साथ दादी अब विद्यालय नहीं जाएगी और साथ ही साथ वहाँ पे कोई कुत्ते नहीं होंगे गलियों में। और जब कुत्ते नहीं होंगे तो जो दादी माँ है वो क्या करेंगी, वो बता रहा है, वो स्पैरोज को, चिड़ियों को अपने ही सिटी हाउस में, अपने उस शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाया करेंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट आप इसके साथ बने रहें। आपको मैं प्रयास करूंगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपको इस लेसन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। मैं चाहता हूं कि ये एक वीडियो में आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो जाए, इसलिए आप साथ ही साथ बने रहें और आप बड़े ही ध्यान से इसे पढ़ने का प्रयास करें। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। यहाँ पे राइटर महोदय कह रहे हैं कि जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए हम दोनों अर्थात दादी माँ और हम एक दूसरे को कम देखने लगे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक अप मी। कुछ समय तक तो वो ऐसे ही करती रहीं, हमें सुबह जगाती रहीं। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और विद्यालय के लिए मुझे तैयार कराती रहीं। When I came back, she would ask me, जब मैं वापस आता था वो मुझसे पूछा करती थी, what the teacher had taught me, कि मेरे टीचर ने, मेरे अध्यापक ने मुझे क्या सिखाया, क्या पढ़ाया। I would tell her English words, मैं उन्हें इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के शब्दों को बताया करता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और मैं उनको वेस्टर्न साइंस के बारे में, पाश्चात्य विज्ञान के बारे में बहुत कम बताया करता था। एंड लर्निंग, और जो मुझे उस पर्टिकुलर वेस्टर्न साइंस में जो कुछ सिखाया जाता था उनके बारे में मैं उन्हें कम बता पाता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी जो गुरुत्व का नियम है उनके बारे में मैं उन्हें कम बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और ये जो दुनिया है ये पूरी गोली है अर्थात गोल है। इन सब के बारे में जो मुझे वहाँ विद्यालय में बताया जाता था उनके बारे में मैं दादी से बहुत कम ही डिस्कस करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये बात उनको अनहैप्पी कर दिया करता था अर्थात दुखित कर दिया करता था। शी वुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मेरे लेसन्स के साथ अर्थात जो चीज़ें मुझे वहाँ पढ़ाई जाती थीं, जो चीज़ें मुझे वहाँ बताई जाती थीं, उन पाठों में वो मेरी सहायता नहीं कर सकती थीं। ऐसा राइटर महोदय आपसे कह रहे हैं। सी डिडंट बिलीव इन थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, जो दादी माँ थीं वो अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थीं। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, वो निराश हो जाती थीं। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, क्योंकि वो इस बात से डिस्ट्रेस्ड होती थीं, इस बात से निराश हो जाती थीं कि वहाँ पे गॉड के बारे में कोई टीचिंग नहीं हुआ करता था, धर्म ग्रंथों के बारे में कोई टीचिंग नहीं होता था। इस बात से वो हमेशा उदास रहा करती थी। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन जो लेखक महोदय हैं उन्होंने ये अनाउंस्ड कर दिया, उन्होंने ये अपनी दादी माँ को बताया कि उन्हें म्यूजिक लेसन्स यानी संगीत की शिक्षा दी जाती है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो जो दादी माँ थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशंस, उनके लिए जो दादी माँ थी उनके लिए ये जो संगीत था, ये संगीत का जो संबंध था उनके अनुसार ये बड़े ही अशोभनीय चीज़ों से होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो LEWD आपको वर्ड दिख रहा है, लिव्ड, अर्थात इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अशोभनीय वस्तुएं। एसोसिएशन का मतलब होता है संबंध। तो दादी माँ के अनुसार ये जो म्यूजिक होते हैं, जो संगीत होते हैं, उनका संबंध अशोभनीय चीज़ों से होता है। यही मान करके दादी माँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इट वॉज द मोनोपॉली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोल्क। जो दादी माँ थी उनका ये मानना था कि जो संगीत होते हैं, जो म्यूजिक होते हैं, उन म्यूजिक का जो संबंध होते हैं, उन म्यूजिक का संबंध किन लोगों के साथ होता है, उनके अनुसार ये बता रही हैं कि इनका संबंध ये हार्लोट्स के साथ होता है और बेगर्स के साथ होता है। हार्लोट्स का मतलब होता है बेश्या, यानी बेश्याओं के साथ होता है,
और बेगर्स भिखारियों के साथ होता है। ये मोनोपाली का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसका मतलब होता है एकाधिकार। अर्थात दादी माँ का ये मानना था कि संगीत के ऊपर वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार होता था, एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोल्क, और ये जेंटल फोल्क के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, अर्थात भले लोगों के लिए इसका कोई तात्पर्य नहीं है। यही कारण था कि जो दादी माँ थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। सी सैड नथिंग बट हर साइलेंस, वो कुछ नहीं कहीं, लेकिन उनकी जो साइलेंस थी, उनकी जो खामोशी थी, मिंट डिसअप्रूवल, उसका तात्पर्य डिसअप्रूवल से था, अर्थात अस्वीकृति से था। सी रियली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद जिस दिन राइटर महोदय ने ये अनाउंस किया कि उनके लिए म्यूजिक लेसन्स पढ़ाए जाते हैं, उनके बाद से दादी माँ उनसे बहुत कम बातें करने लगी। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, राइटर महोदय कहते हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवेन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे एक कमरा मिला। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, जो मित्रता का जो कॉमन लिंक था, जो सामान्य सा जो संबंध था, वो संबंध भी स्नैप्ड हो गया, अर्थात छीन गया हमसे। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन, जो मेरी ग्रैंड मदर थी, जो मेरी दादी माँ थी, उस दादी माँ ने, सेक्लूशन का मतलब होता है एकांतवास, तो मेरी दादी माँ ने एकांतवास को विद रेजिग्नेशन, यानी कि शांत भाव से स्वीकार कर लिया। अर्थात जब ये यूनिवर्सिटी गया, जब इसे वहाँ कमरे मिले, तो इसके दादी और इसके बीच का जो रिलेशनशिप था, जो संबंध था, जो फ्रेंडशिप का जो मित्रता था, वो स्नैप्ड हुआ, वो पूरी तरह से टूट गया, छिन गया। और ऐसी स्थिति में जो इसकी दादी माँ थी, उस दादी माँ ने इस सिक्लूशन को, अर्थात सिक्लूशन का मतलब होता है शांतवास, एकांतवास, इस एकांतवास को विद रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन का मतलब होता है शांत भाव, तो शांत भाव के साथ इन्होंने स्वीकार कर लिया। चूँकि नियति का जो नियत है उसे कोई टाल नहीं सकता मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चूँकि राइटर महोदय यूनिवर्सिटी पहुंच चुका है, वो विश्वविद्यालय जा चुका है, और ऐसी स्थिति में वो दादी के साथ नहीं रह पाता, चूँकि उसे वहाँ सिंगल कमरे अलाट हुए थे, सिंगल रूम मिला हुआ था। यही कारण था कि दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाई। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अर्थात यहाँ पे जो लेखक महोदय है वो आपसे ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो दादी माँ थी, वो दादी माँ किसी से बात करने के लिए अपने स्पाइनिंग व्हील को, अर्थात अपने चरखे को नहीं छोड़ा करती थी। अर्थात जो दादी माँ थी वो चरखे पे बैठ के जो सिलाई कताई बुनाई का काम करती थी, उसमें लगातार वो लगी रहती थी और लगातार खामोश रहती थी, वो किसी से बात तक नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील स्पाइनिंग, सुबह से लेकर के शाम तक वो अपने उस स्पाइनिंग व्हील पर, यानी चरखे के पास बैठी रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना किया करती थी। ये राइटर महोदय आपसे बता रहे हैं। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, केवल आफ्टरनून में, केवल दोपहर के समय वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड करती थी, आराम करती थी, जब वो स्पैरोज को, यानी कि चिड़ियों को जब वो फीड करती थी, अर्थात जब उनको दाना खिलाया करती थी। जब दादी माँ चिड़ियों को खिलाती थी उस समय रेस्ट करती थी, बाकी ऑल टाइम वो चरखे पर ही बैठा रहती थी। वाइल सी सैट इन द वरांदा, जब वो बरामदे में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, तो वो ब्रेड को, अर्थात वो अपने रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में, बिट्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेड लैम्प ऑफ चर्पिंग, और उस समय 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, अर्थात सैकड़ों छोटे छोटे जो चिड़ियाँ, जो पक्षी थे, कलेक्टेड राउंड हर, उनके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे। एंड हर क्रिएटिंग, और साथ ही साथ वो क्रिएटिंग करते थे, साथ ही साथ वो क्रिएट का मतलब होता है उत्पन्न करना। वो लोग क्या उत्पन्न करते थे, इकट्ठा करने, जब वो सैकड़ों जो पक्षियाँ थीं, माफ़ करिएगा, जब वे बरामदे में बैठ के रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा करती थी, तो बहुत सारे
सैकड़ों छोटे छोटे स्पैरोज अर्थात चिड़ियाँ, जिसे हम हिंदी में गौरैया भी कहते हैं, वो उनके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे। और साथ ही साथ ये लोग क्या करते थे, वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग, उनके ची ची करने के आवाज़ से उनको पागल कर देते थे, अर्थात दादी माँ पागल सी हो जाती थी, बेडलैम हो जाया करती थी। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, कुछ स्पैरोज, कुछ जो गौरैये थे उनके पैरों पे आते थे और बैठ जाया करते थे, चोंच मारते थे। अदर्स ऑन हर सोल्जर्स, कुछ उनके कंधों पे बैठ जाया करते थे। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सर पे भी बैठ जाते थे। शी स्माइल बट नेवर शोड देम अवे, वो हमेशा मुस्कुराया करती थीं लेकिन कभी भी वो उन्हें अपने से दूर नहीं भगाती थीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये उनके लिए जो आधे घंटे का ये जो समय होता था, जो टाइम होता था, ये उनके पूरे दिन का, पूरे 24 आवर्स का सबसे हैप्पीएस्ट यानी सबसे खुशनुमा पल हुआ करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, जब मैंने अब्रॉड जाने की, अर्थात जब हम विदेश जाने का हमने निर्णय लिया नेक्स्ट स्टडीज के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मैं इस बात से निश्चित रूप से श्योर था, आश्वस्त था कि मेरी दादी माँ अपसेट होगी, परेशान होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, हम 5 वर्षों तक एक दूसरे से दूर होंगे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनके इस एज पर, उनके इस उम्र पर, अर्थात दादी माँ का जो उम्र था, उनकी आयु में ये कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि उनके साथ क्या होगा। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, अर्थात ऐसे उम्र में इसकी दादी माँ पहुँच चुकी थी जहाँ पे कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता था, कोई ये नहीं बता सकता था कि अगले पल क्या होगा इनके साथ। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन जो इसकी दादी माँ थी, अर्थात इनकी जो प्रिय मित्र थी, जिनको ये मित्र के रूप में मानते थे, वो दादी माँ को विश्वास था, अर्थात वो भावुक भी नहीं हुई, और साथ ही साथ शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो सेंटिमेंटल नहीं होती हैं। और शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, साथ ही साथ वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आई। बट डिडंट टॉक आर शो एनी इमोशन, लेकिन दादी माँ हमसे कोई बात नहीं की और ना ही कोई इमोशन, ना ही कोई भावना रिप्रेजेंट की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, अभी भी उनके होठों पे प्रेयर था, अभी भी उनके होठों पे मंत्र का उच्चारण हो रहा था। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो माइंड था, उनका जो मस्तिष्क था, वो पूरी तरह से प्रार्थना में डूबा हुआ था, खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और उनके जो फिंगर्स थे, उनकी जो अंगुलियां थीं, वो उनके माला पे फेरने में व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और चुपके से, धीरे से उन्होंने हमारे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड, और जैसे ही मैं उनसे दूर हुआ, जैसे ही मैं वहाँ से घूमा, बढ़ा आगे, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, अर्थात जब दादी माँ ने इनके माथे को चूमा तो उस चुम्बन से इनके अंदर एक गीली सी छाप, ऐसा लगा कि जैसे कोई चेरिश्ड, मॉइस्ट मतलब होता है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये होता है नमी, तो इसको चेहरे पे जो है एक नमी, गीला सा छाप, इम्प्रिंट महसूस हुआ। और शायद ये इसके दादी माँ और ये लेखक के बीच का आखिरी फिजिकल कांटेक्ट था, आखिरी शारीरिक जो संबंध था, जो साइन था, वो था इन दोनों के मध्य का। अर्थात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो राइटर महोदय हैं और जो दादी माँ है, दोनों ही खामोश और साइलेंट सिर्फ इस वजह से है ताकि इनका जो फेयरवेल है, इनकी जो विदाई है, दोनों का जो सेपरेशन है, वो ऐसा ना हो कि ये रास्ते भर जो राइटर महोदय है वो ये अपनी दादी माँ के बारे में सोचता रहे और जो दादी माँ है वो परेशान हो जाए। यही कारण था कि दोनों खामोश थे, दोनों शांत थे। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। बट दैट वाज नॉट सो, आफ्टर 5 years आई कैम बैक होम
एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन। लेकिन यहाँ पे बड़ा ही शुभ है, बड़ा ही अच्छा है कि जैसा राइटर महोदय उम्मीद कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। जब 5 वर्ष के बाद यानी 5 ईयर्स के बाद जब ये वापस आया तो अपनी दादी माँ से ये स्टेशन पर मिला, अर्थात दादी माँ अभी भी जीवित थीं। सी डिडंट लुक अ डे ओल्डर, और अभी भी दादी माँ वैसे ही दिख रही थी जैसे वो छोड़ करके गया था। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास समय नहीं था बात करने के लिए। एंड वाइल सी, और जब वो क्लैप्ड मी, जब वो मुझे क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स, जब वो मुझे अपने आर्म्स में, भुजाओं में भरती हैं, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो अभी भी राइटर को प्रार्थनाओं की, मंत्रों की उच्चारण सुनाई दे रही थी। अर्थात दादी माँ पहले से अब तक कुछ भी नहीं बदली थी, उनके अंदर सब कुछ वैसा ही था। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, ध्यान दें आप यहाँ पे नेक्स्ट जो सेंटेंस है वहाँ पे ये जो राइटर महोदय हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मेरा फर्स्ट डे था, जो मेरा प्रथम दिन था, मेरे वापस आने का जो पहला दिन था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, अभी भी उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था, अभी भी उनका जो सबसे सुखद पल था वो उन स्पैरोज के साथ, उन गौरैयों के साथ था। होम सी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रीवोलस रिबक्स, अर्थात अभी भी जो दादी माँ थीं उन गौरैयों के साथ ही समय गुजारा करती थीं। सबसे अधिक खुशी का समय उन्हीं के साथ उनका था जिन्हें वो पहले से अधिक देर तक खिलाती रहीं और साथ ही साथ वो हंसी के साथ उनको डांटती रहीं। फ्रीवोलस रिबक्स का मतलब होता है हंसी के साथ, मजाक के साथ डांटना, फटकारना। अर्थात जिस दिन लेखक महोदय अपनी दादी से मिला उस दिन दादी माँ उन स्पैरोज को, उन गौरैयों को बाकी दिनों की तुलना में थोड़े और अधिक समय तक खिलाती हैं और उनको बड़े ही लाड प्यार से हंसी के साथ डांटती हैं, फटकारती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, जब शाम हुए तो उनके अंदर एक परिवर्तन आया। सी डिडंट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ नेबरहुड, वो गांव की महिलाओं को इकट्ठा करती हैं। एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और एक पुराना सा ड्रम उन्होंने लाती हैं और साथ ही साथ वो गाना शुरू कर देती हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, परहैप्स इट वाज द लास्ट मोमेंट ऑफ हर ग्रैंड मदर, शायद उसकी दादी माँ का आखिरी समय आ चुका है। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द शेगिंग स्किंग ऑफ डिलापिडेटेड ड्रम, यहाँ ध्यान दें आप, डिलापिडेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरियस, अर्थात जो दादी माँ थी शाम के समय उनमें ये परिवर्तन हुआ कि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, पड़ोस की सारी महिलाओं को इकट्ठा करती हैं और एक कहीं से ओल्ड ड्रम लाती हैं और एक पुरानी सी ढोलक ले आती हैं और ला करके ये गाना शुरू कर देती हैं। साथ ही साथ सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, सी थम्प्ड, वो थम्प्ड करती रहीं, अर्थात वो ढीली ढाली ढोलक को बजाती रहीं। द शेगिंग स्किंग्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, ये जो ड्रम था वो ड्रम थोड़ा ढीला ढाला हो गया था, उस ड्रम को कई घंटों तक ये पीटती रही थी। और साथ ही साथ होम कमिंग ऑफ वेरियर्स, जो योद्धा होते हैं, जो वीर होते हैं, जो घर आते हैं, उनके घर आने की खुशी में ये गीत गाती रहीं। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, अर्थात यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि अर्थात हम पूरे परिवार वाले, हमारी माता पिता, जितने भी लोग हम लोग थे, जो महिलाएं थीं, ये लोग उन्हें अधिक तनाव न लेने के लिए राजी करना पड़ा। लास्ट में उनको ये मनाना पड़ा कि आप बहुत ज़्यादा तनाव ना लें। वी हैड टू परस्यूड हर, हमें उन्हें मना करना पड़ा, अर्थात उन्हें राजी करना पड़ा। टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, अर्थात जो अधिक तनाव वो ले रही थी, तनाव में जो ड्रम पीट रही थी, उस ड्रम पीटने को रोकने के लिए हमें उन्हें राजी करना पड़ा, मनाना पड़ा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिडंट प्रे, और ये कह रहा राइटर कि ये पहली बार थी, ऐसे जीवन में पहला बार हुआ था जब उन्होंने
प्रार्थना नहीं की, और जब हमने उन्हें जाना कि ये प्रार्थना नहीं करती हैं। ऐसा पहला बार लाइफ में था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, शी वाज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई। इट वाज माइल्ड फीवर, उनको हल्की बुखार आ गई। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें ऐसा बताया कि ये जो बुखार है ये बुखार उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो दादी माँ थी वो दादी माँ उसे दूसरे ही रूप में समझ रही थी, उनका विचार थोड़ा भिन्न था। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, और दादी माँ ने हमें बताया कि उनका जो अंत है वो नज़दीक आ चुका है। सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। सी सेड दैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, अर्थात उनका जो समय है, चूंकि उनका जो समय था वो कह रहा है कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, यानी कि उनके लास्ट समय के कुछ आवर्स, कुछ घंटों के पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन का जो आखिरी चैप्टर है, जो आखिरी अध्याय है, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ा। अर्थात जब उनके जीवन का अंतिम क्षण, अंतिम कुछ घंटे बचे तो वो प्रार्थना करना भूल गई। साथ ही साथ शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वे हमसे बातों में और थोड़ा भी समय वेस्ट नहीं करना चाहती थीं। दादी माँ, अर्थात जो दादी माँ थी, वो लास्ट तक भगवान का जप करती रहीं, मंत्रोच्चारित करती रहीं, लेकिन अपने जीवन के लास्ट कुछ घंटों के पहले उन्होंने प्रेयर को ओमिट किया, भूल गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज, ये शायद ये रिपीट हो चुका है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। वी प्रोटेस्टेड, यहाँ पे जो लेखक महोदय हैं ये कह रहे हैं वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अर्थात हम लोगों ने विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन जो दादी माँ थी वो दादी माँ हमारे इस प्रोटेस्ट पर कोई ध्यान नहीं दी, हमारे विरोध पे कोई ध्यान नहीं दी। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, वो अपने बेड पर, अपने बिस्तरे पे बड़े ही शांतिपूर्वक लेटी रहीं और प्रार्थना करती रहीं। एंड टेलिंग हर बिट्स, और अपने बीट्स को, यानी अपने उस माला को भी वो फेरती रहीं। नेक्स्ट सेंटेंस को यदि आप ध्यान दें, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम सस्पेक्ट कर पाते, हम कोई संदेह कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके जो लिप्स थे, उनके जो होंठ थे वो रुक चुके थे। मूविंग, अर्थात उनमें अब कोई मोमेंट नहीं था, कोई गति नहीं था। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और चूंकि ये मृत हो चुकी थी, मर चुकी थी, तो उनके निर्जीव फिंगर्स से, यानी उनके निर्जीव अंगुलियों से रोजरी जो था, जो माला था, वो भी गिर चुका था। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक बड़े ही सुखद, एक बड़ा ही शांतिपूर्ण, जो शांत पीलापन था, यानी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पीसफुल पेल्योर स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पे पीलापन जो कि शांतिपूर्ण रूप से दिखाई दे रही थी वो फैल चुका था। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हम ये जान चुके थे कि अब हमारी दादी माँ मृत हो चुकी हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा, लास्ट पैराग्राफ की तरफ हम बढ़ चुके हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो इस पर्टिकुलर लेसन का कंप्लीट वीडियो है, आप इसे बड़े ही ध्यान से देखें। हम अपने किसी नेक्स्ट या किसी अदर वीडियो में इस लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स, साथ ही साथ पैराग्राफ से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कम्प्रीहेंशन होते हैं, उनकी भी चर्चा हम किसी वीडियो में करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने बाकी जो मित्र हमारे जो अभी बचे हुए हैं उन तक शेयर करने का प्रयास करें, ताकि
हमारा हर आने वाला वीडियो आज से बेहतर हो सके। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका जो कमेंट होता है, ये हमें उत्साहित करता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें और बनाने का प्रयास करें। इसलिए आपका सब्सक्रिप्शन, आपका शेयरिंग करना ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट स्टेंजा की तरफ, लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud। हम लोगों ने इन्हें बेड से उठाया और जैसा कि कस्टमरी है, जैसा कि रीति रिवाज है, हम लोगों ने इन्हें ग्राउंड पे लेटाया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और लाल रंग के कफन से, श्राउड का जो हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है वो कफन होता है, तो लाल रंग के यानी कि सफ़ेद, हम लोगों में जैसा कि अगर आप हिंदू से बिलोंग करते होंगे तो यहाँ आपको मालूम होगा कि हमें सफ़ेद कफन दी जाती है मृत्यु के पश्चात। लेकिन चूंकि ये यहूदी हैं तो यहाँ पे बात कर रेड श्राउड की बात की गई है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग अर्थात सुबह के कुछ घंटों के बाद, जब सुबह हो गए, कुछ घंटे हो गए, तो उनके कुछ घंटों के बाद वी लेफ्ट हर अलोन, हम लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। अर्थात दादी माँ को जो ज़मीन पे हम लोगों ने कफन में बिठाया हुआ था, उनमें लेटाया हुआ था, उस पर हम लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया और हम उनके फ्यूनरल्स के लिए यानी दाह संस्कार के लिए अरेंजमेंट्स करने में लग गए, व्यवस्था करने में लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के समय हम उनके रूम में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, और हम एक क्रूड स्ट्रेचर, जिसे हम अर्थी के रूप में जानते हैं, एक अर्थी लेकर के गए और उस अर्थी पर उन लोगों ने हमें उठाया और फिर उन्हें हम क्रीमेटेड करने के लिए यानी उनको दफन करने के लिए, उनको जलाने के लिए लेकर के गए उस अर्थी पर। द सन वाज सेटिंग, जो सूर्य था वो डूब रहा था। हैड लीट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, अर्थात आपको मालूम होगा जब सूर्य अस्त होता है उस समय सूर्य में लालिमा युक्त किरणें निकलती हैं और उस लालिमा युक्त किरणों के द्वारा दादी माँ का जो रूम था वो ऐसा लग रहा था जैसे चमक रहा हो, पूरी तरह से जल उठा। और जो बरामदा था वहाँ पे गोल्डन लाइट यानी सुनहरे पीले रंग के जो प्रकाश थे वो बिखर चुके थे। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम उस कोर्ट यार्ड के आंगन के आधे रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिल रैप्ड इन रेड श्राउड। ये ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे में और उनके रूम में, इन हर रूम राइट अप टू द वेयर, उनके रूम में जहाँ पे वो पहले लेटी हुई थी, डेड मृत पड़ी हुई थी, एंड स्टिप्ड रैप्ड इन रेड श्राउड, जो कि अब लाल रंग के कफन में पूरी तरह से लिपटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, वहाँ पे हजारों गौरए सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और उस फ्लोर पे, उस बरामदे के फर्श पे हजारों स्पैरोज गौरए स्कैटर्ड थे, बिखरे हुए थे, फैले हुए थे, बैठे हुए थे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको जैसा कि अभी आपने देखा कि दादी माँ का गौरैयों के साथ बड़ा ही अच्छा संबंध था और इनके मृत होने पर, इनके मर जाने के बाद भी उन स्पैरोज का जो प्रेम स्नेह था वो इस दादी माँ को मिलता है। देयर वाज नो चर्पिंग, वहाँ पे कोई चर्पिंग नहीं था यानी कोई चहचहाहट नहीं थी, अर्थात ये जो स्पैरोज थे ये भी गम में थे, शोक में थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम लोगों ने उन बर्ड्स के लिए बड़ा ही दुख महसूस किया, खेद जताया। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ ने कुछ ब्रेड्स को उनके लिए, अर्थात रोटी के कुछ टुकड़ों को मेरी माँ जो थी वो लाई उन स्पैरोज के लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रुम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में मेरी माँ ने उसे तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और फिर उनको मेरी माँ ने दिया, यानी उन स्पैरोज की तरफ मेरी माँ ने
उसे स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उन स्पैरोज ने, उन चिड़ियों ने उस ब्रेड के टुकड़े पे ध्यान ही नहीं दिया, नोटिस ही नहीं किया। अर्थात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो स्पैरोज थे वो भी दुखित थे। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ, जब ये कह रहा है कि हम लोगों ने अपनी दादी माँ के डेड बॉडीज को हम लेकर के गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो भी बड़े ही शांतिपूर्ण वहाँ से, जितने भी हजारों जो गौरव वहाँ पे थे वो सभी वहाँ से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले दिन सुबह स्वीपर अर्थात जो सफाई करने वाला होता है वो आया और उन सारे रोटी के टुकड़ों को उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके क्लास 11th यूपी बोर्ड का जो सीबीएसई पैटर्न है जिस पर आधारित फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी, इस पूरे चैप्टर को इस वीडियो के माध्यम से हमने लाइन बाय लाइन डिस्कस करने का प्रयास किया। यदि आपको इसमें कहीं भी कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके सूचित जरूर करें। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।